हम यहाँ पर सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे हैं। सेंटर ऑफ मास जो सा होता है ये दो गैर मुसावी इजसाम है। मिसाल के तौर पर सेंटर ऑफ मास क्या चीज़ होती है? सेंटर ऑफ मास में हम पहले चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है, और इसमें हम वेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना, 9th की फिज़िक्स का। सेंटर ऑफ मास हम कैसे फाइंड करते हैं? इससे सेंटर ऑफ मास वर्ड का पहले हम मतलब समझ लेते हैं। सेंटर ऑफ मास का मतलब है मास का सेंटर, यानी कि एक बॉडी है उसका मास है उसका सेंटर पॉइंट। यानी कि आप इसकी तारीफ़ कुछ ऐसे कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर ये एक बॉडी है, मैं इसको मूव कैसे करवा सकता हूँ? ये पूरा बॉडी कैसे आगे की तरफ जाएगा? इस पूरे बॉडी का मास कैसे आगे की तरफ जाएगा, ठीक है ना? क्या यहाँ से मैं फोर्स लगाऊंगा? नहीं। क्या मैं यहाँ से फोर्स लगाऊंगा? नहीं। क्या मैं यहाँ से फोर्स लगाऊंगा? नहीं। मैं यहाँ से फोर्स आपको पता कैसे चलेगा? मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी मैं यहाँ से फोर्स लगाऊंगा, आपके फ़ौरन ज़हन में आएगा कि अभी घूमेगा ये। आपको कैसे पता चला कि घूमेगा? ऐसे घूमेगा, ठीक है ना? आपने अंदाज़ा लगाया इसके सेंटर ऑफ मास से, आपने अंदाज़ा लगाया कि ये बॉडी जो सा है ये ऐसे क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है, ये घूमेगा। अब जब मैं इसके सेंटर से फोर्स लगाता हूँ ऐसे करके, ठीक है, जब मैं इसके सेंटर से फोर्स लगाता हूँ ये पूरा बॉडी आगे की तरफ गया। इसे हम सेंटर ऑफ मास की तारीफ़ करेंगे कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है कि जहाँ पर कोई बॉडी जहाँ पर जब हम कोई फोर्स लगाते हैं F, ठीक है ना, जहाँ पर एक फोर्स F अप्लाई करते हैं और वो पूरा बॉडी A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ चला जाए, उसे कहते हैं सेंटर ऑफ मास। इसी तरह हम ये बुक में भी एग्जांपल दी हुई है, ये भी देख लें। ये दो गैर मुसावी इजसाम है, जब हम एक ये ठीक है ना, दो गैर, इसका मैस अलग है, इसका मैस अलग है। अब हम जब यहाँ पर फोर्स लगाते हैं तो हमें पता चल रहा है कि ये घूमेगा इस तरफ को, यानी कि क्लॉकवाइज घूमेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। और जब हम यहाँ पर फोर्स लगाते हैं तो हमें पता चल रहा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है, ये क्लॉकवाइज घूमेगा और यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। हमें पता कैसे चला? क्योंकि हमें पता है कि जब हम यहाँ पर फोर्स लगाएंगे तो ये जो सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इसको पीछे की तरफ खींच कर रखेगा। यहाँ पर तो हमने फोर्स नहीं लगाई, इसलिए ये वाला मैस जो सा है ये इस मैस से अलग है। यानी कि जब हमने एक तरफ फोर्स लगाई है तो वो एक साइड मैस की आधी साइड मूव करेगी, जबकि आधी साइड जो सी है वो एक ही जगह पर रहेगी। और ये जो सी आधी साइड है इस वाली साइड के एंटी क्लॉकवाइज गोल घूमेगी, ठीक हो गया। अब जब हम छोटे मैस पर फोर्स लगाते हैं, तो ये जो सा मैस है, छोटा वाला मैस, ये क्या करता है, इसकी आधी साइड रेस्ट पर है, तो इसलिए ये मैस का पूरा जिस्म, ये जो सा पूरा मैस है, इसकी आधी साइड घूमेगी दूसरी आधी साइड के गिर्द। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट्स इसके सेंटर ऑफ मास नहीं हो सकते, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स पर जिस्म पूरा हरकत नहीं कर रहा। इस पॉइंट से एंटी क्लॉकवाइज हरकत कर रहा है और इस पॉइंट से क्लॉकवाइज हरकत कर रहा है, ठीक हो गया। अब जब हम इसके इस पॉइंट पर मोशन लगाएंगे, यानी कि फोर्स लगाएंगे, तो ये पूरा बॉडी आगे की तरफ मूव करेगा, पूरा बॉडी चलेगा बाकायदा। यानी कि ये इसका क्या है, सेंटर ऑफ मास, कि यहाँ पर मास का सेंटर ये है कि जहाँ पर ये दोनों बॉडीज़ घूम रहे हैं। ये दोनों बॉडीज़ का मास जो सा है, और ये जो सा बीच में ये डंडी से लगी हुई है, इसका भी मास है। इस पूरी बॉडी का मास इसके सेंटर पर, जब हम यहाँ पर सेंटर पर कहीं पर भी सिवाय इसके यहाँ पर हम इन सेंटर के में कहीं भी फोर्स लगाएं तो ये बॉडी जो सा है ये ए से बी की तरफ हरकत करेगा। इसका मतलब ये है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, इसके दरमियान में। इसके क्या है, इसके दरमियान में है, इसके दरमियान कहीं पर है, जहाँ पर हम फोर्स लगाने से पूरा बॉडी ए से बी की तरफ हरकत करता है। किसी जिस्म को सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है कि जहाँ पर लगाई गई फोर्स जिस्म को बगैर घुमाए हरकत देती है, ठीक है ना, बगैर घुमाए हरकत देती है, ठीक हो गया। यानी कि वो पॉइंट होता है कि जहाँ पर कोई बॉडी बगैर घूमे हरकत करता है, ये बगैर घूमे हरकत कर रहा है, पूरा का पूरा बॉडी आगे की तरफ जा रहा है, पूरा का पूरा बॉडी आगे की तरफ जा रहा है, इसलिए ये क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास है। ओके हो गया।
ये इसकी तारीफ़ ऐसी किताब में लिखी हुई है, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, किसी जिस्म का सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है कि जहाँ पर लगाई गई फोर्स जिस्म को बगैर घुमाए हरकत देती है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या चीज़ होती है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिसाल के तौर पर ये एक बॉडी है, ये एक टेढ़ा मेढ़ा बॉडी है, ये पूरी बॉडी पार्टिकल से बनी होती है। ये देखिए ये पूरा बॉडी है, यहाँ पर ये पूरा बॉडी जो सा है ये बहुत से पार्टिकल से मिलकर बना होता है। हर पार्टिकल का अपना अपना वेट होता है जो कि नीचे की तरफ लाया करता है, ज़मीन की तरफ लाया करता है। हर पार्टिकल का अपना वेट होता है, ठीक है ना। इसका वेट अलग होगा, इसका वेट ये, ठीक है ना। यानी कि सारा जो सा पार्टिकल है ना, इसका वेट अलग अलग होता है। यानी कि इस पार्टिकल का वेट अलग है, इस पार्टिकल का वेट अलग है। कुछ पार्टिकल छोटे होते हैं, कुछ पार्टिकल बड़े होते हैं, जिनसे ये बॉडी मिलकर बना हुआ है। हमें पता कैसे चल रहा है कि कुछ पार्टिकल बड़े हैं, कुछ पार्टिकल छोटे, क्योंकि ये टेढ़ा मेढ़ा जिस्म है इसका। इसमें हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टेढ़े मेढ़े पार्टिकल्स भी हो सकते हैं या फिर बराबर पार्टिकल्स, कोई भी पार्टिकल्स हों। ये सारे जो से पार्टिकल्स हैं इनका अपना अपना वेट है जो कि नीचे की तरफ लाया कर रहा है, ज़मीन की तरफ लाया कर रहा है, ज़मीन की तरफ लाया कर रहा है। इस सब पार्टिकल्स का सारा वेट ज़मीन की तरफ लाया कर रहा है, यानी कि 90 डिग्री के ज़ाविये पर। अब ये सारे जो से पार्टिकल्स हैं, इन तमाम पार्टिकल्स का वेट हम करते हैं। मिसाल के तौर पर ये तमाम पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, इनका वेट है जी पहले पार्टिकल का W1 है, दूसरे पार्टिकल का W2 है, तीसरे पार्टिकल W3 है। यानी कि n पार्टिकल्स के वेट जो से हैं वो Wn है। W1 से लेकर Wn पार्टिकल्स का वेट हमने लिया है, तो ये इस पूरे पार्टिकल्स को जब हम जमा करेंगे तो ये टोटल बॉडी वेट आ जाएगा, W आ गया। यानी कि ये जब हम पूरी बॉडी का वेट लेंगे तो ये पार्टिकल्स के वेट के बराबर होगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ये मैंने बता दिया है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करनी है। ये अब चूँकि हर पार्टिकल का वेट अपना अपना वेट है, इसलिए हर पार्टिकल को ज़मीन एवरी पार्टिकल को ज़मीन अपनी तरफ खींचेगी। अब ये सारे पार्टिकल्स जो से हैं ये नीचे की तरफ मूव करेंगे, तो इन सारे पार्टिकल्स को एक ही फोर्स, इधर हमने क्या करना है, इधर हमने सारे के सारे पार्टिकल्स हैं, इनका वेट सारा नीचे की तरफ अप्लाई कर रहा है। यानी कि यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पर इस तमाम बॉडी का वेट जो है नीचे की तरफ मूव करता है। यानी कि ये पूरी बॉडी है, इसका वेट W है जो कि नीचे की तरफ लाया कर रहा है। W वेट जो है ये नीचे की तरफ लाया कर रहे हैं, W वेट है। इस पूरी बॉडी का एक ही वेट है W, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो सा वेट है ये सारी बॉडी का एक ही वेट है W, ठीक है ना। ये नीचे की तरफ फ्लाई कर रहा है। अब हम ये कह सकते हैं कि एक ही फोर्स है जो इसके सेंटर में है, जो इस पूरी बॉडी को अपनी तरफ खींच रही है, इस पूरी बॉडी के मैसेज को अपनी तरफ खींच रही है। इसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ऐसी फोर्स जहाँ पर यानी कि ऐसी फोर्स जहाँ पर एक साइड के तमाम मैसेज दूसरे साइड के तमाम मैसेज के इक्वल हो जाएं, इसे कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम मुरब्बा लेते हैं, ये एक मुरब्बा है जिसकी चारों साइड्स बराबर हैं। जब हम यहाँ पर एक लाइन लगाएंगे, सीधी लाइन है, टेढ़ी लगी है मेरे से, ये सीधी लाइन है, तो इसके चारों खानों का जो सा पार्टिकल्स का वेट होगा वो बराबर होगा, ठीक है। और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल इसके सेंटर में होगा। फिर इसी तरह सर्कल है, इसके वतन हैं, डायगनल्स हैं, इससे हमने इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पता चला। इसके इसी तरह ये है जी सर्कल, इसके हमने, ठीक है ना, इसके हमने ये कतर लिए हैं। कतर जो सा होता है ये रेडियस का, दो रेडियस को जमा करें तो कतर आया था किसी सर्कल का। ये दो कतर लिए और इसके सेंटर में एक पॉइंट आया हमारे पास, इसे कहेंगे जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसी तरह से सिलेंडर है, इस सर्कल का पहले हमने क्या लिया, सेंटर ऑफ में इस सर्कल को पहले हमने इसके दो खाने बनाए, यानी कि एक हमने सेंटर में इस सर्कल और इस सर्कल का हमने सेंटर पॉइंट बनाया, और उन दोनों सेंटर पॉइंट्स को जब हम उन दो सेंटर पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं तो इसके दरमियान एक पॉइंट आएगा, इसे कहेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसी तरह हम ये एक मुसल्लस है, इसका वस्तानिया यानी कि वस्तानिया वो चीज़ होती है कि मिसाल के तौर पर एक लाइन है, इसके सेंटर से एक लाइन दूसरे वाले कॉर्नर में जा रही है, इसके सेंटर ये एक लाइन है, इसका सेंटर से एक लाइन दूसरे वाले कॉर्नर में जाएगी, इस कोने से एक लाइन इसके सेंटर यानी कि आप हर कोने से एक लाइन निकलती है जो दूसरे वाले ज़िला के सेंटर पे जाती है, सेंटर से मिलती है, उसे कहते हैं वस्तानिया। अब ये तीन
तीन वस्तानियाँ होती हैं मुसलस के, क्योंकि तीन कोने होते हैं। एक कोने से दूसरे ज़िले की हाफ दूसरे ज़िले के दरमियान, फिर इसी तरह एक कोने से दूसरे ज़िले के दरमियान, फिर इसी तरह ये सामने वाले कोने से तीसरे वाले ज़िले के दरमियान। ठीक है ना। जब हम यहाँ पर सेंटर में जब ये तीनों लाइनें, ये जहाँ पर ये तीनों लाइनें आपस में मिलती हैं, ठीक है ना, यहाँ पर एक पॉइंट होता है, इसे कहते हैं जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसे कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक हो गया। ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, ये बहुत दफ़ा पूछा जाता है कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तारीफ़ करें, या इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है वो भी बताइए। ठीक है ना। अब उसके बाद हमें पता चल गया है कि ये अब जौन सा ये है जी, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो हमें पता चल गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या चीज़ होती है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी में, ठीक है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो फोर्स होती है, ठीक है ना, वेट फोर्स होती है, ये बिल्कुल दरमियान में होती है, जहाँ से ज़मीन जो सी है इस पूरी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है एक ही फोर्स से, और इस फोर्स को हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम दिया है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ठीक है ना, Fg ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। ठीक हो गया। इसे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम दिया। क्यों दिया है ये अभी चैप्टर नंबर 5 में पता चल जाएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट फोर्स होती है, जो ठीक है ना, मिसाल के तौर पर एक बॉडी है, ये जी जो सा है ना एक्सेलरेशन, इस फोर्स का जो सा एक्सेलरेशन जी है, ये हर बॉडी के लिए कांस्टेंट होता है। हमने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा था कि जब हम दो बॉडीज़ के मैसेज डिफरेंट है, जब हम ऊपर से नीचे गिराते हैं तो हमें पता चल जाता है कि एवरी बॉडी हैव अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज़ कॉल्ड जी, यानी कि दोनों बॉडीज़ एक साथ ही नीचे की तरफ गिरेंगे, इसे हम कहेंगे एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है ना। इस फोर्स का एक्सेलरेशन भी है जिसे हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। ओके हो गया। ये मैं बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट दे दिया आपको। ठीक है ना। किसी जिस्म का सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है, मैं एंड में बस एक बात कर रहा हूँ कि किसी जिस्म का सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है कि जहाँ पर ये पूरा बॉडी हरकत करता है, जहाँ वो पॉइंट जहाँ से ये बॉडी पूरा का पूरा आगे की तरफ जाए, ना ही घूमे, ना ही एंटी क्लॉकवाइज घूमे, ना ही क्लॉकवाइज घूमे, यानी कि घूमे बगैर आगे की तरफ जाए। ठीक है ना। ये आगे की तरफ जाएगा, यहाँ से ये रेटता हुआ आगे की तरफ जाएगा, यानी कि पूरा बॉडी, पूरा दोनों मैसेज एक साथ आगे की तरफ जाएंगे, इसे कहेंगे हम सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिसाल के तौर पर ये यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर है, बिल्कुल इसके दरमियान में, क्योंकि यहाँ से एक फोर्स जनरेट होगी जो इसे नीचे की तरफ लेकर जाएगी। ठीक हो गया। अब हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी का अंदाज़ा ऐसे भी लगा सकते हैं कि हम ये इसके जो से सेंटर ऑफ ग्रेविटी में यहाँ पर एक फ़ोर्स है, बिल्कुल इसके दरमियान में, हम पता चला सकते हैं कि इसके दरमियान में ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, क्योंकि जब कभी ऐसा हुआ है कि जो सा जब हमने इसको नीचे फेंका ऐसे करके, कभी ऐसा हुआ है कि इसका पहला ये वाला हिस्सा ज़मीन को पहला छू गया हो, ये वाला हिस्सा बाद में छुआ हो, नहीं ना। हमेशा फ़ोर्स जो सी है ज़मीन की फ़ोर्स वो सेंटर पर ही अप्लाई होती है, यहाँ पर सेंटर पे ही अप्लाई होती है कि जहाँ से ये बॉडी नीचे की तरफ जाता है। अब एक और बात कि एक MCQ आता है कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो सा है ना, ठीक है ना, कांस्टेंट फील्ड में, यानी कि जहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा जी, ठीक है ना, वहाँ पर ये बस ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका। ठीक है ना। ये बहुत आगे चले जाएंगे, ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। फिर इसी तरह जी हम इसका बेकायदा शक्ल के बर्थ का सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड करें। एक लाइन आती है जी प्लम्ब लाइन, हम प्लम्ब लाइन को, ठीक है, सबसे पहले तो हम ये बेकायदा जिस्म बनाएंगे, बेकायदा जिस्म लेंगे, ठीक है ना, इसके सेंटर पे यहाँ पर इस कोने पे एक होल करेंगे, इस कोने पर होल करेंगे और इस कोने पर होल करेंगे, और एक दीवार में एक कील ठोकेंगे, और इस दीवार में इस सुराख को ऐसे लटकाएंगे कि ये जो सा बॉडी है, ये जो सा बॉडी है उस जो सा कील है उसके पूरा सर्कुलर रोटेट करें, यानी कि ऐसे मूव करें, रोटेट। फिर हम उस सुराख से एक लाइन खींचेंगे जो इसके दरमियान में से गुजरेगी। फिर इसी तरह हमने बी पर भी ऐसे करना है, उसको भी हमने ये बॉडी को हमने उतारा और बी पर हमने यहाँ पर लटकाया, तो ये बॉडी जो सी है यहाँ से भी हमने एक लाइन खींची तो ये बनी।
फिर इसको उतारा और फिर सी को हमने इस पॉइंट ए पर फिक्स किया और यहाँ से भी हमने एक लाइन सेंटर की तरफ खींची, ठीक है ना। जब हम इस सुराख के आगे ये वाली साइड आ गई, इस सुराख के आगे ये वाली साइड आ गई, इसलिए ये तीनों जोन से होते हैं सुराख। जब हम इनकी लाइंस को आपस में देखेंगे तो ये तीनों लाइंस एक ही पॉइंट से गुजर रही होंगी, उसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यानी कि ये पॉइंट जोन सा है कि जहाँ पर ये तीनों लाइंस आपस में मीट कर रही हैं, इस पॉइंट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। हमने ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड किया? एक बेकायदा जिस्म का, एक ऐसे जिस्म का कि जहाँ पर ये जोन सा ये ऐसा जिस्म है कि, ठीक है ना, जिसका यानी कि बेकायदा जिस्म, इसकी बेकायदा सी शक्ल है, कोई ऐसी शक्ल ही नहीं बनती, ना ही गोल बन रही है, ना ही मुस्ततील बन रही है, ना ही मुरब्बा बन रही है, ना ही ये मुसल्लस बन रहा है, ना ही ये कोई और पेंटागोन बन रहा है। पेंटागोन, पॉलीगोन जिसे हम कहते हैं कि जिसकी साइड जोन सी हैं 5 से 2 भी हो सकती हैं, जिसकी साइड्स 5 या 6 7 8 इतनी ज़्यादा हों, उसे कहते हैं पॉलीगोन, ठीक है ना। अब ये जो उनसे बेकायदा था जिसम है, अब हमने इसका सेंटर ऑफ मास बस हमने ऐसे फाइंड किया है कि यहाँ पर हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसे फाइंड किया है कि यहाँ पर हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका ऐसे फाइंड किया है कि हमने इन तीनों कोनों में 3 सुराख किए हैं और एक कील दीवार पर लटकाया है, और हर एक सुराख पर पहले हमने ए को कील में फंसाया और फिर वहाँ से एक सामने वाली साइड की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर दी, फिर इसी तरह ए को उतारा और बी को लगाया उस सुराख में, और फिर बी को लगाने के बाद हमने एक लाइन ड्रॉ की जो इसी सामने वाली साइड के दरमियान में, ठीक है ना, दरमियान में भी हो सकती है, जहाँ कहीं भी हो सकती है, लेकिन हो सकती है। इस तरह सी है, हमने बी को उतारा और सी पॉइंट को उसी कील में इस तरह से लगाया कि पूरा जिस्म जो सा है वो उस कील के गिर्द रोटेट करे, ठीक है ना। ये भी ख्याल रखना है कि वो कील जो सा है, ठीक है ना, वो अनफिक्स, यानी कि उसको फिक्स नहीं होना चाहिए, यानी कि दबाना नहीं है इसे, ठीक है ना, यहाँ पर पूरा रोटेट हो सके, ठीक है ना, इस तरह से लगाना है। अब हमने बी पॉइंट को उठाया और सी पॉइंट को उसी सुराख में लगाया, और फिर सी पॉइंट के सुराख से हमने सामने वाली साइड की तरफ एक लाइन खींची। हम देखेंगे कि तीनों लाइनें एक ही सेंटर से एक ही पॉइंट से गुजर रही होंगी, उससे हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नाम दे दिया। और क्या इसमें ये यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन रहा है कि जहाँ से बॉडी जो सा है जिस्म एक ही फोर्स से इसको अपनी तरफ खींचेगा, इसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फिर इस तरह कपिल क्या चीज़ होती है? कपिल जोन सी होती है, कपिल, ठीक है ना, ये होता है, इसमें हम बात करते हैं, ठीक है ना, 2 साइडेड फोर्स की। मिसाल के तौर पर आपने वो देखा होगा कि जब अब गाड़ी जोन सी गाड़ी का टायर ख़राब हो जाता है तो एक पाना होता है, 4 जोन सा, इसे हम पाना कहते हैं। एक ये वाली लाइन होती है वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये 4 साइडेड्स होती हैं, ये 4 जोन सी होती हैं। इसकी हर साइड का जोन सा है, जिसकी हर साइड की लेंथ जोन सी वो सेम ही होती है। जब हम इसको यहाँ पर इसका, ठीक है ना, ये नट टाइट करने के लिए लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ये एक पाना है, हमने ना इसका नट टाइट करना है, तो हम यहाँ पर इसके सुराख में वो नट फंसाएंगे और एक फोर्स इस तरफ को लगाएंगे और एक फोर्स इस तरफ को लगाएंगे। यानी कि हमने क्या करना है कि, ठीक है ना, एक फोर्स नीचे की तरफ होगी और एक फोर्स ऊपर की तरफ होगी, जिसकी वजह से घूमेगा, इसकी वजह से ये ऐसे रोटेट करेगा। यानी कि ये फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स्ड पॉइंट को मरकज़ मानते हुए ये बॉडी इस फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द घूमेगा, इसे कहते हैं जी रोटेशन। ये रोटेट करेगा जब हम एक फोर्स यहाँ पर लगाते हैं और एक फोर्स यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है ना। अगर दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में हो तो ये नट कभी ज़िंदगी में नहीं ये टाइट हो सकेगा। इसलिए 2 मुखालिफ फोर्सेस होंगी और सेम ही मैग्नीट्यूड से होंगी, इनकी मैग्नीट्यूड इन दोनों फोर्सेस की सेम होगी और डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी। डायरेक्शन इसकी डी होगी और इसकी -d, क्लॉकवाइज वाले की डायरेक्शन -d होगी और एंटी क्लॉकवाइज वाली फोर्स की डी होगी डायरेक्शन, इन दोनों की डायरेक्शन मुख्तलिफ होगी, तभी वहाँ पर कपिल प्रोड्यूस हो सकेगा, ठीक है ना, कपिल प्रोड्यूस हो सकेगा, घूमेगा। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि F फोर्स है, एक फोर्स लग रही है OA की तरफ, यानी कि F एक फोर्स लग रही है
एक फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, एक फोर्स कहाँ पर लग रही है, एक फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, एक फोर्स नीचे की तरफ लग रही है। ये ओ ए पॉइंट है, ये ओ ए जो सा है, इस पॉइंट पर एक फोर्स F लग रही है, इसलिए हम F को मल्टीप्लाई करेंगे ओ ए से। और ओ बी पॉइंट पर, ठीक है ना, एक फोर्स लग रही है जो ऊपर की तरफ है, इसलिए हम F को मल्टीप्लाई करेंगे ओ बी से। अब हम इन दोनों फोर्सेस को, इन दोनों फोर्सेस F मल्टीप्लाई ओ ए और F मल्टीप्लाई ओ बी, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, ऐड क्यों किया है ये हमें अभी पता चल जाएगा कि क्योंकि अभी हमें पता चल जाएगा। अब हम ये इन दोनों पॉइंट्स को, यहाँ पर F कॉमन है, यहाँ पर F हमने कॉमन ले लिया और ओ ए प्लस ओ बी, यानी कि ओ ए प्लस ओ बी, यहाँ पर F कॉमन लेने से ओ ए प्लस ओ बी आ जाएगा। और फिर ओ ए को जब हम ओ बी में प्लस करेंगे तो हमारे पास ए बी आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ए बी, यानी कि इस पूरी बॉडी के लेंथ कपिल इज इक्वल टू क्या होता है कि F फोर्स, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि कपिल जोन सा है ये इक्वल कब होता है, किसके इक्वल होता है, कपिल इन दोनों साइड्स में से किसी भी फोर्स के इक्वल हो सकता है। आप यहाँ पर कोई भी फोर्स इन दोनों में से किसी भी फोर्स की मैग्नीट्यूड डाल सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की मैग्नीट्यूड पहले हमने क्या दिया जी, इक्वल है। अब इन दोनों फोर्स में से किसी एक फोर्स के इक्वल हो सकता है, और ये फोर्स जोन सी होगी, ये पूरी जहाँ पर हम दो फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं उसके शुरू से लेकर एंड तक के फासले ए बी की लेंथ के इक्वल होगी। इनके जब हम इस फोर्स को इस पूरी लाइन ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कपिल आ जाएगा, ठीक है ना। F मल्टीप्लाई बाय ए बी इज इक्वल टू कपिल। ये भी टार्क की तरह का होता है, ठीक है ना। जैसा टार्क होता है वो गिरदशी एक जिसम है, वो घूमता है तो टार्क प्रोड्यूस हो जाता है। इस तरह हमने इसे टार्क में एक मोमेंट्स का असूल भी पढ़ा था कि जब एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस और क्लॉकवाइज फोर्सेस का रिजल्टेंट आपस में इक्वल होगा तो बॉडी मूव नहीं करेगा। यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस और क्लॉकवाइज फोर्सेस का रिजल्टेंट तो सेम आ रहा है। मोमेंट्स का असूल यही तो कह रहा था ना कि एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस और क्लॉकवाइज फोर्सेस का रिजल्टेंट जोन सा होगा जब सेम होगा तो बॉडी मूव नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर मूव कर रहा है, तो इसलिए एक और टर्म आ गई कपिल की कि जहाँ पर क्लॉकवाइज फोर्सेस और एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस बराबर तो हैं और मुख्तलिफ डायरेक्शन में हैं, तो ये मूव कर गया बॉडी। ठीक हो गया, ओके हो गया, समझ आ गई हमने कपिल क्यों इंट्रोड्यूस करवाया था। कपिल इज इक्वल टू इन दोनों साइड में से किसी एक साइड पर लगने वाली फोर्स और मल्टीप्लाई बाय इस पूरी एक साइड, ये वाली साइड ले लो ए बी या ये वाली साइड ले लो, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों तो बराबर ही हैं। पाना देखा होगा आपने, ये भी बराबर होती है, ये भी बराबर होती है। इन दोनों में से किसी की भी लेंथ ले सकते हैं। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कपिल आ जाएगा। ओके हो गया। इक्विलिब्रियम क्या चीज़ होती है? अब इक्विलिब्रियम क्या चीज़ होती है? इक्विलिब्रियम में एक बॉडी रेस्ट में होता है, एक बॉडी होता है वो रेस्ट में है तो वो इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि उस पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या है? इक्वल। ये अभी पता चल जाएगा। या फिर एक बॉडी है वो वक्त के मसावी वक्फ़ों में, यानी कि 5 सेकंड में वो 2 मीटर का फासला तय करता है, तो अगले 5 सेकंड में वो फिर 2 मीटर का फासला तय करता है, अगले 5 सेकंड में वो फिर 2 मीटर का फासला तय करता है, उससे अगले में 5 सेकंड में फिर वो 2 मीटर का फासला कर रहा है। यानी कि वक्त के मसावी वक्फ़ों में 5-5 सेकंड में सेम फासला तय करे 2-2 मीटर, तो हम इसे कहेंगे कि वो जिस्म जोन सा है वो मूव नहीं कर रहा, वो इक्विलिब्रियम में है, यानी कि एक ही पोजीशन में है, एक ही पोजीशन से मूव कर रहा है। उसकी स्पीड सेम, वक्त के मसावी वक्फ़ों में वो फासला तय कर रहा है, इसलिए वो इक्विलिब्रियम में है। मिसाल के तौर पर ये फ़ोटो है, यहाँ पर एक टेंशन टी इधर है, एक टेंशन टी इधर है। अब ये वेट की फ़ोर्स है, ये नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है ना। ये इक्विलिब्रियम में कैसे, मैं बता दूँ कि ये जो सा ये बॉडी है, एक फ़ोटो है, ये फ़ोटो का तमाम वज़न नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। ये वेट जो सा होता है ये नीचे की तरफ जाता है, ठीक है ना, हमेशा। तो इस वेट की वजह से इन दोनों स्ट्रिंग्स में, इन दोनों धागों में एक खिंचाव पैदा होगा, एक खींचने की ताकत पैदा होगी इस फ़ोटो को, जो इसे ऊपर की तरफ खींचेगी। इस खींचने की ताकत को हमने टेंशन टी का नाम दिया है, T1 और T2। अब ये बॉडी रेस्ट में कैसे है? ये रेस्ट में ऐसे है क्योंकि ये दोनों फोर्सेस आपस में भी इक्वल है।
अगर एक भी फोर्स एक दूसरे से ज़्यादा हो जाए टेंशन की, ठीक है ना, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैस ज़्यादा, यहाँ पर मैस कम है, तो ये धागा टूट जाएगा। जब ये टूट जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ एक टेंशन रह जाएगी, तो इसलिए ये बॉडी ऐसे हिलेगा, ठीक है ना। हिलने से इक्विलिब्रियम की जो सी स्टेट होगी वो डिस्टर्ब होगी, इसलिए ये बॉडी जो सा है, इन दोनों पर लगने वाली टेंशन जो सी है, इन दोनों पर लगने वाला खिंचाव ये बराबर है। अब यहाँ पर वेट जो सा है, नीचे की तरफ वेट मूव कर रहा है, वेट है, ठीक है ना। अब यहाँ पर खींचने की ताकत जो सी होगी और ये वेट की फोर्स होगी, ये आपस में इक्वल होगी, तभी तो ये स्टेबल है। अगर इन दोनों में से कोई भी फोर्स ज़्यादा हो जाए, मिसाल को टेंशन ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना, यहाँ पर खींचने की ताकत ज़्यादा हो जाए, तो ये बॉडी जो सा है ये ऊपर की तरफ मूव, यानी उड़ जाएगा ये बॉडी, ठीक है ना। ये उड़ जाएगा यानी कि ऐसे हो जाएगा ना, ये जब ये ज़्यादा खींचने लग पड़े धागा, तो ये बॉडी जो सा है ये ऊपर की तरफ भी तो मूव कर सकता है। जब ये वेट की फोर्स मिसाल ग्रेविटी से ना खींचे, वेट ही ना हो इस बॉडी का, तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। इसी तरह जब खींचने की ताकत ख़त्म हो जाए तो ये धागे टूट जाएंगे और ये बॉडी नीचे आ जाएगा और ये इक्विलिब्रियम को तोड़ देगा। ठीक हो गया, समझ आ गई इक्विलिब्रियम की। अब पहली शर्त क्या है, इक्विलिब्रियम तो हमने पढ़ लिया, ये बेसिक था। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इसकी पहली शर्त क्या होती है कि इस पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस, एक बॉडी है उस पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस का जब हम जमा करते हैं वो इज इक्वल टू ज़ीरो होता है। मिसाल के तौर पर ये तमाम फोर्सेस हैं, जब हम इनको प्लस करते हैं, ठीक है ना, यानी कि इसको T1 है और W है, इनकी डायरेक्शन सेम, वो कहना के चार है, मैं बता रहा हूँ आपको कि ये T1 है और T2 है, ये मुखालिफ सिमत है इनकी, और इसकी भी सिमत क्या है, मुखालिफ है। अब T1 को जब हम T2, इन दोनों की जो सी मिकदार है, हमें पता है कि ये दोनों जो सी है इसको हम T का नाम दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि इन दोनों की मिकदार क्या है, सेम है। अब ये W है, ठीक है ना, W है, इसकी भी मिकदार सेम है, यानी कि W, आप कह सकते हैं कि W और T की मिकदार तो एक ही है, ठीक है ना, इनकी मिकदार एक है। यानी कि मिसाल के तौर पर इसकी W की मिकदार होती है जी 5 kg का, मिसाल के तौर पर ये बॉडी फोटो 5 kg की है और इसमें टेंशन जो सी प्रोड्यूस हो रही है वो ढाई kg की, यानी कि ढाई वेट की फोर्स, या फिर न्यूटन, यहाँ पर फोर्स लगा दो, वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा दो, ग्रेविटेशन का फोर्स न्यूटन होता है, इसलिए टेंशन का यूनिट भी क्या होगा, न्यूटन। तो न्यूटन, यहाँ पर भी 5 न्यूटन, यहाँ पर भी 2.5 न्यूटन की फोर्स जनरेट हो रही है, यहाँ पर भी 2.5 न्यूटन की। इन दोनों को जब हम जमा करेंगे तो 5 न्यूटन आ जाएगा। अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 न्यूटन है, हमने इन दोनों को ऐड किया तो ये उधर चला जाएगा। अब ये देखिए, मेरी बात याद रखें कि हमने ऐड ही किया, माइनस नहीं किया। यहाँ पर मैंने थोड़ी माइनस लगाया, ये माइनस का जाहिर कर रहा है। ये देखें, मैं आपको बता देता हूँ ये माइनस क्या जाहिर कर रहा है। ये माइनस क्या जाहिर कर रहा है कि जोन सी है, जोन सी टेंशन है, टेंशन की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। किसके, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से टेंशन की जोन सी डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है, इसलिए ये माइनस आ गया है। इसलिए ये एक फोर्स जोन सी है इसे काट देगी और इसका जोन सा ऐड होगा। इनका तमाम फोर्सेस को यहाँ पर हमने ऐड किया है और क्या आंसर आया, 0 आ गया। हमने ये प्रूफ भी करके दिखा दिया कि भाई कैसे होता है ये, ठीक है। समझ आ गई होगी आपको कि इसमें हमने सारी फोर्सेस को, जितनी भी फोर्सेस, टेंशन की फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को जब हम जमा करते हैं तो इसका रिजल्टेंट क्या आ गया, 0। फिर इसी तरह हमने यहाँ पर भी ऐसे ही किया है। यहाँ पर तमाम फोर्सेस हैं जो एक जिस्म पर लग रही हैं, जब हम उनको ऐड करेंगे उनका रिजल्टेंट क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि सिग्मा का मतलब है कि ये फोर्स जोन सी है, इनकी मिकदारें क्या हैं, सेम। इनकी मिकदारें सेम होने की वजह से हमने एक ही मिकदार लिखी और इसके साथ सिग्मा डाल दिया। हम ये कहेंगे कि ये सिग्मा ये जाहिर कर रहा है कि जो सी मिकदार हो रही है, ये जो सी मिकदार है ना, ये n टाइम्स बहुत ज़्यादा टाइम्स एक दूसरे में जमा हो रही है, बहुत ज़्यादा टाइम्स एक दूसरे में जमा हो रही है, यानी कि सिग्मा f हो रहा है इज इक्वल टू 0।
अब हमें पता है कि फोर्स को उनके कंपोनेंट्स में तहलील करने के अमल को क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन। अब ये रेजोल्यूशन हमने किया यहाँ पर, ये दोनों एक्स एक्सिस में इस फोर्स के कंपोनेंट्स हमने लिखे हैं कि ये जो सी फोर्सेस हैं इनके एक्स कंपोनेंट्स हैं जी F1x प्लस F2x प्लस F3x और Fnx। जब हम इनको ऐड करते हैं तो एक्स कंपोनेंट्स इन फोर्सेस के तमाम एक्स कंपोनेंट्स का जो सा सिग्मा है वो भी इज इक्वल टू 0 आएगा। फिर इसी तरह इन फोर्सेस के वाई कंपोनेंट्स के ठीक है ना, सिग्मा की मिकदारें आपस में ऐड होने के बाद जो सा रिज़ल्ट देंगी वो 0 देंगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सी फोर्सेस हैं इनका रिजल्टेंट भी 0 है और इनके कंपोनेंट्स को जब हम ऐड करते हैं, इनके कंपोनेंट्स जो से इन फोर्सेस के एक्स और वाई कंपोनेंट्स को भी जब हम आपस में ऐड करते हैं तो वो भी एक दूसरे के 0 ज़ाहिर करेंगे। हमने क्या किया है, हमने सिर्फ़ और सिर्फ पहली शर्त में ये देखा है कि एक जिस्म तब रेस्ट में होगा जब उस पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस को जब हम जमा करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा 0। फिर इसी तरह हमने इन फोर्सेस के एक्स और वाई कंपोनेंट्स को भी आपस में ऐड किया है और इनका रिज़ल्ट भी क्या आ गया 0। यानी कि हर फोर्स का रिज़ल्ट भी 0 आ रहा है, हर फोर्स को ऐड करने के बाद रिजल्ट भी 0 हो रहा है। और एक फोर्स है उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं एक्स और वाई, और उन दोनों कंपोनेंट्स के भी एवरी फोर्स के कंपोनेंट्स को भी जब हम ऐड करते हैं उसका रिजल्ट भी 0 आ रहा है। यानी कि पहली शर्त में सारी फोर्सेस को जब हम ऐड करेंगे तो उनका रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। बस हमने ये इक्वेशन दे देनी है और जो सी मैंने एक्सप्लेनेशन दी है, ठीक है ना, वो आपको मैंने समझाने के लिए दी थी। ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है। इक्विलिब्रियम भी एक बहुत हैवी वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी एक बहुत हैवी वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आ सकते हैं। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त में ये होता है कि एक बॉडी है उस पर एक तरफ में भी एक ही मिकदार से फोर्स लग रही है और दूसरी तरफ से भी एक ही मिकदार से फोर्स लग रही है और इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है, मुख्तलिफ है, आपस में ऑपोजिट है। यानी कि ये फोर्स जोन सी है ये इस फोर्स की मिकदार को कैंसिल कर रही है। ये देखिए मैथमेटिकल समझा देता हूँ कि इनकी मिकदार क्या है जी, सेम, इसलिए हम इसको F भी लिख सकते हैं। इसलिए ये जोन सी होगी, ये इसको हम पॉजिटिव का F का नाम देते हैं, इसको -F का नाम देते हैं। जब ये ठीक है ना, ये जो इसको हमने ये पॉजिटिव F का नाम दिया और ये जोन सा ये -F है, ये क्या है, ये -F। तो ये -F पॉजिटिव F को कैंसिल कर देगा और ये हमारे आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक हो गया, समझ आ गई आपको। यानी कि दोनों फोर्सेस ऐसी फोर्सेस हैं जिनकी मिकदार सेम है लेकिन डायरेक्शन मुख्तलिफ है, इसलिए ये जोन सी है, ये बॉडी जोन सी है, ये रेस्ट में ही रहेगी क्योंकि दोनों फोर्सेस की मिकदार सेम होने की वजह से या आपस का इफ़ेक्ट जोन से एक दूसरे पर आने वाला इफ़ेक्ट है वो आपस में कैंसिल कर रही हैं। एक मशीन यहाँ से बराबर फोर्स लगा रही है, एक मशीन यहाँ से एक बराबर फोर्स लगा रही है, ये दोनों मशीनें आपस में बराबर फोर्स जनरेट कर रही हैं। तो ये फोर्स, ये जोन सा जिसम